बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हमने प्रेसी बनानी किस तरह है। हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे जिसमें हम CSS और PMS एस्पायरेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाएंगे इस वीडियो के अंदर स्पेशली ख़ास तौर पर। और ये वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि इसमें हर एस्पेक्ट के ऊपर डिटेल्ड डिस्कस मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब्स को भी ऑब्जर्व किया है और वहाँ पर चैनल पर भी गया हूँ, वीडियोस भी सुनी हैं। तो कुछ मतलब छोटे छोटे रूल्स को बताया गया है जिसमें बस आप गुजारे लाइक नंबर ले सकते हो। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह कि जब आप इन रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे ना, तो आपको किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका एडवांस लेवल तक आप का काम चल जाएगा इजीली। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमें डिक्शनरी से मीनिंग लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, हमें अपने कीवर्ड चेंज करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, हमें मैकेनिकल वे के अंदर सिनोनिम्स लिखने चाहिए, ये नहीं लिखने चाहिए, क्या हम अपना पहला नॉलेज जो हमारे माइंड में होता है, प्रायर नॉलेज होता है, उसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। और सबसे बड़ा फड्डा ये है कि हमने उसकी लेंथ क्या रखनी है ओरिजिनल टेक्स्ट से। तो 1 तिहाई रखनी है, 2 तिहाई रखनी है, 3 तिहाई रखनी है, इन हम सब चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ी वीडियो इसलिए लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम आपको एक मतलब एक मुख प्रेसी करके दिखाएंगे कि प्रेसी होती कैसी है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है जिसके अंदर आपको रूल्स और रेगुलेशन के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन जब तक ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, आप दूसरा लेक्चर समझ नहीं सकते। तो आप इस लेक्चर को देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। लेकिन जब हम सेकंड लेक्चर अपलोड करेंगे तो होपफुली आपको बाकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके यहाँ पर हम 10 रूल। अच्छा, तो हमने जो नंबर 5 रूल देखा है उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना है, क्योंकि सम स्टूडेंट ऐसा कर देते होते हैं। ठीक है, सामने बहुत सारे लोग मतलब मेजोरिटी जो होती है ना स्टूडेंट्स, जो जब पैसी कर रहे होते हैं उसमें ये चीज़ कर लेते होते हैं कि वो राइटर जो पैसेज होता है ना उसमें राइटर को ओपिनियन करने लग पड़ रहे होते हैं, मतलब टेक्स्ट को ओपिनियन करने लग पड़ जाते हैं। तो आपने जब आप राइटिंग कर रहे होते हो, प्रेसिंग कर रहे होते हो, तो कभी भी राइटर के व्यू के ऊपर आपने पॉइंट नहीं देना या अपना ओपिनियन नहीं देना। ठीक है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस नहीं करना कि वो इसमें बेसिकली ये कहना चाहता है, तो ना अपना ओपिनियन मतलब उधर देना है। ठीक है, तो हमेशा वो पैसेज आपने पैसेज में वो बातें डिस्कस करनी होती हैं जो बहुत निहायत सिंपल और स्लीक मैनर के अंदर होगी, स्लीक मैनर्स के अंदर हो। मतलब कि जो पैसेज के अंदर कहा गया है सिर्फ आपने उसी तक लिमिटेड रहना है, उसमें आपने अपने ओपिनियंस और राइटर के ओपिनियन को ऐड नहीं करना कि बेसिकली मेरे पर्सपेक्टिव से राइटर ये कहना चाह रहा था या राइटर के पर्सपेक्टिव से वो बेसिकली ये कहना चाह रहा था। तो जो टेक्स्ट में लिखा गया आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड बात करनी है, कभी भी किसी के ऊपर कमेंट नहीं छोड़ना। ठीक है, प्रेसी के दौरान अगली बात है कि हमने जब प्रेसी कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक ही सिंगल पैराग्राफ के ऊपर हो। हम इसके बाद एक एक्सरसाइज रखने वाले हैं जिसमें एक से दो जो है ना वो मैं आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा आपके सामने कि किस तरह हमने रफ ड्राफ्ट बनाना है और किस तरह फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। तो आपने जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ हो, पैराग्राफ्स में आपको पैसेज दिया गया हो, बनाना आपने एक ही पैराग्राफ और सिंगल पैराग्राफ हो। ठीक है, मतलब उसमें आपने ये नहीं है कि पैराग्राफ मतलब वो 2 पेजेस का है या 1.5 पेजेस का है या 1 पेज का है तो आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड करके प्रेसी कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं, सिर्फ प्रेसी में हमेशा एक ही पैराग्राफ होता है और आपने सिंगल पैराग्राफ ही लिखना है। अब अच्छा होता है समटाइम, मेरी एक बात याद रखिएगा, प्रेसी में जितना सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो ना उतना करो। ठीक है, लाइक माय नेम इज़ अली बाकिर। ठीक है, और मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, बस फुल स्टॉप। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिंक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें लिंक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको आपका पैसेज डिमांड कर रहा हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता। लेकिन देखिए ना, सम टाइम लोग ना कुछ डिपेंडेंट सेंटेंसेस यूज़ कर लेते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज़ करते हैं और दो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के चक्रों में पड़ जाते हैं। जितना सिंपल रहोगे ना आपकी प्रेसिंग उतनी ही वैल्यूएबल होगी। ठीक है, आपने ये देयर फॉर मोर एवर हाउएवर के वर्ड्स तब यूज़ करने होते हैं जब आपका पैसेज आपसे डिमांड कर रहा है, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो रही। तो बेहतर यही है एक आप डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास लेके और अपना सेंटेंस मुकम्मल कर लें। ठीक है, उससे भी बेहतर ये है कि आप सिंपल सेंटेंस के अंदर ही रहें तो बेहतर होगा। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के पीछे मत भागे। ठीक है, दूसरा है कि ऑलवेज चेंज अ फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में अब तब चेंज करते हैं जब किसी राइटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हो।
ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है ना उसको किसी टेक्स्ट के अंदर डिस्कस किया हो कि मैं बचपन में ऐसा था, फिर ये हुआ, बला 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 बला, तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा होता है। आपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर हमने आकर फर्स्ट पर्सन होती है, क्योंकि जो राइटर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो हमने उसको जब लिखना होता है तो हमने उसको थर्ड पर्सन के अंदर चेंज करके, मतलब कि वो ये कहता था, ठीक है, मतलब किसी ने कोई बात की होगी राइटर की, जैसे चेनो अचेबी की है होम एंड एग्जाइल के अंदर, जो ना वो ओलेडा इक्वेना की है क्लासिक स्लेव नरेटिव, तो ये सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं। तो जो उसने लिखी है मैं सिर्फ वो बन के बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं आई को थर्ड पर्सन में चेंज कर दूंगा, मतलब उसको वो आई है ना तो उसके पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से वो ही होगा, तो हमने ही में चेंज कर देना, ठीक है। तो ये चीजें हमें रख रही हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें हमने ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि जब आप प्रेसी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके माइंड में चूंकि पढ़ी होती हैं, बुक्स पढ़ी होती हैं और न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, तो हमारे जहन में ना एक वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग्स आ रहे होते हैं, तो हम बेसिकली ना बहुत टफ वोकेबलरी यूज़ करते हैं। तो इसमें बात याद रखिएगा कि इसमें कभी भी आपने टफ वोकेबलरी इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी बजाय आप सिंपल वोकेबलरी, अनकॉम्प्लिकेटेड, जो कि आसान तरीके से सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही हो, उसके मीनिंग्स को बता रही हो, बिकॉज कि जब आप कॉम्प्लिकेटेड करके किसी चीज़ को बता रहे होते हैं ना, तो वो इसमें विगवटी रह जाती है, रीडर को वो पहली रीडिंग में समझ ही नहीं आता, और आपके एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी प्रेसी को एक से दो से तीन दफ़ा पढ़ेगा। आपने इसलिए से इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप सिंपल वोकैबलरी लिखें, चाहे आपके राइटर की एक तो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, वो एक दफ़ा पढ़े उसको समझ आ जाए कि यार ये बंदा ये बात करना चाह रहा है। तो इसलिए हमेशा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वोकैबलरी नहीं लिखनी, आपने अनकॉम्प्लिकेटेड जो है वो वोकैबलरी और सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, ठीक है, सिंपल वोकैबलरी यूज़ करनी है। और आपने उसमें कोई जो है ना वो ऑर्नामेंटल और फ्लावरी किस्म की लैंग्वेज, बड़ी सजावटी किस्म की और फ्लावरी, मतलब एक सेक्सी टाइप की जो है ना वो आपने राइटिंग इसमें यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल एक सिंपल, मतलब जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, और कॉमन वर्ड्स जो आपकी सोसाइटी में आपके आम आम रूटीन में यूज़ करते हैं ना, आपने को सिर्फ उनको लेना है, ठीक है। कोई फ्लावरी या ऑर्नामेंटल टाइप की आपने राइटिंग और लैंग्वेज को वहाँ पर नहीं लिखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टेंस कौन सा यूज़ करना है। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो यही है कि आपने उसी टेंस को यूज़ करना है जो आपका राइटर उस जो है ना वो प्रेसी के अंदर यूज़ कर गया। समटाइम क्योंकि जितने भी प्रेसी होती हैं बहुत सारी, वो तो होती है ना कोई मोटिवेशनल हो या कुछ इस तरह की हो कि जो आने वाले वक्त को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी वो स्टोरीज होती हैं, और स्टोरीज और नॉवल और आपको पता है इस तरह की चीज़ें ये पास्ट की बातें होती हैं। और जब आप स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हो ना, इवन आप अपनी हिस्ट्री भी लिख रहे होते हो, आपने जो सारा दिन में किया आप उसको भी लिख रहे होते हो ना, तो आप उसमें पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो पहले तो ये देखो कि प्रेसी के अंदर टेंस कौन सा यूज हुआ है, तो जो टेंस राइटर ने यूज किया हुआ है ना, आपने सिर्फ उसी टेंस को यूज करना। हाँ, इसमें एक बात है कि अगर डायरेक्ट नरेशन की गई है तो उसको चेंज करके आपने इनडायरेक्ट के अंदर कर देना होता है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। जो टेंस उसने यूज किया है आप उसी टेंस से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, वो मतलब कि किसी वाकया की बात कर, वो कोरोना वायरस पर बात कर रहा हो तो आप उसको फ्यूचर में ले आओ, ठीक है, या प्रेजेंट में ले आओ। आपने ऐसी बात नहीं करनी, वो जिस जमाने की बात कर रहा है आपने उसी जमाने में रहना है, ठीक है। अब आखिरी बात यह है कि हम लास्ट पर ही हम टाइटल दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लास्ट पर ही देना, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो स्टार्ट पर दे आते हैं, तो इनमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि आप टॉपिक आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, तो अगली स्लाइड में मैं आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा कि जो वो आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा होता है, तो वो पहले आपको कहता है कि प्रेस ही करो, फिर एक सूटेबल सा टाइटल लगाओ। तो जो उसने पैटर्नर बताया ना, उस पैटर्नर से हट के हम नहीं चल सकते। उसने पहले कहा है ना कि पहले प्रेस ही करो, तो भाई पहले प्रेस ही करो ना। फिर उसने कहा कि टाइटल लगाओ, तो फिर ही आप टाइटल लगाओगे। समटाइम स्टूडेंट पहले लगा लेते हैं, तो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं एक बता दूं कि ये नहीं है कि आपके नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन तभी जाएगा कि जो उसने कहा है आप उसी को फॉलो करो। उसने अगर कहा है ना कि भाई पहले प्रेस ही करो, तो वो यही कहता है कि पहले प्रेस ही करो, फिर उसका जो है ना वो सूटेबल सा टाइटल लगाओ, ठीक है। तो आपने लास्ट पर ये लगाना होता है, ठीक है। और चूंकि मैं आपको आपसे प्रॉमिस है कि हम तकरीबन 2-3 पैसेज लेंगे लास्ट पर, तो दूसरे लेक्चर के अंदर, तो उसमें हम जो है ना वो ये इंट्रोडक्शनरी लेक्चर था जिसमें हम बता रहेंगे कि प्रेस होती कैसे, उनके रूल्स क्या हैं, ठीक है। हर चीज़ अपने रूल्स पर चलती है।
तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसमें आपने टाइटल देना नहीं भूलना, पहली ये बात है। तो एक टाइटल आपका बड़ा स्पेसिफिक टाइप का हो, ठीक है ना, इतना जेनरिक और यूनिवर्सल वन भी ना, अभी मतलब एक बिल्कुल सूटेबल सा और स्पेसिफिक हो। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक एक एक लाइन नहीं पूरी पूरी होती, ठीक है, कि 10-20 वर्ड्स का होता है, ये सिर्फ 2-3 वर्ड का होता है, बस इतना ही मोर देन इनफ होता है, और ये आपका अटेंशन गेनिंग होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने टाइटल कहाँ से लेना होता है भाई। टाइटल के जो हमने प्रेसी के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए होते हैं ना, जो उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं ना, हम उनका भी टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको आपका पैसेज बताएगा, ठीक है। और क्योंकि कीवर्ड्स की जब रूल के अंदर मैंने आपको इसकी कीवर्ड के बारे में डिटेल में बताया था, पीछे थोड़ी वीडियो करके देख लीजिए। फिर उसके बाद हमने इनको बहुत शार्ट और टू द पॉइंट रखना होता है, ठीक है, लंबा नहीं करना होता, पूरी पूरी लाइनों का नहीं करना होता, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह क्रिएट करना है कि ये अटेंशन अटेंशन गेनिंग हो, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनर और आपका जो रीडर है उसको देखेगा, उसको वाह कमाल होगा, तो वो मतलब इसके अंदर कुछ अच्छी चीज बताई होगी, इंटरेस्टिंग चीज बताई, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना आपने बेसिकली रीडर का। तो आपने एग्जामिनर की अटेंशन को गेन करना है, तो आपने इसमें एक्यूरेट रहना है, ठीक है। जो आपका कंटेंट के अंदर, आपके वर्क के अंदर जो बात की गई है, आपने उससे एक्यूरेट और उससे रेलिवेंट ही रहना है, उससे हटके आपने बात नहीं करनी। क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार के कीवर्ड्स को इमिट नहीं करना, कीवर्ड्स को एलिमिनेट नहीं करना, उसको रिड्यूस भी नहीं करना, उसको चेंज भी नहीं करना। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट टू योर टेक्स्ट हैं। भाई आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट आपके कीवर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, तो कीवर्ड्स को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चलें, आपको जब वो प्रेसी करेंगे तभी बता दूंगा कि पहले वो आपसे प्रेसी पूछता है, फिर वो आपसे आपको कहता है कि आप इसका एक सूटेबल टाइटल लगाएं। अच्छा, अगली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो रूल्स तो हो गए। अब मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ कि जब आप प्रेसी, एक अच्छी प्रेसी जब लिखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके जहन में वो रूल्स के अलावा क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पूरे टेक्स्ट को गो थ्रू करना है। अब गो थ्रू के अंदर जब आप किसी चीज़ को गो थ्रू कर रहे होते हो ना, तो उसमें स्किमिंग और स्कैनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है। स्किमिंग और स्कैनिंग जानते हैं कि स्कैनिंग न्यूमेरिक के लिए इस्तेमाल होती है, और स्किमिंग आप ओवरऑल देख रहे होते हो कि इसमें क्या क्या बातें की हुई है। तो इसमें आपने पैसेज की ओवरऑल सेंस लेनी है कि आपका राइटर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो आपने और जब आप स्किमिंग कर रहे होते हो, तो जाहिर है आपको पता चल जाता है कि आपका टेक्स्ट आपसे क्या डिमांड कर रहा है और किस चीज़ से मुतालिक लिखा गया है। तो आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी ना, जब आप गो थ्रू कर रहे होते हो, उसमें आप स्किमिंग कर रहे होते हो चीज़ों की बेसिकली, ठीक है। तो स्किमिंग करते हुए आपको पता चल जाता है कि आपका टेक्स्ट किन चीज़ों से, किस चीज़ से रिलेटेड है और वो क्या कहना चाह रहा है। सेकंड रीडिंग इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जिस तरह आपने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना होता है, सेकंड ड्राफ्ट बनाना होता है, वो ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, और एक फाइनल ड्राफ्ट आप नीट ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग जो है ना, ये आपकी एक समझें कि आपके जो टॉपिक होती है ना, आपने गो थ्रू तो इसको कर लिया, ठीक है, ये आपके टॉपिक के अंदर आपको मेन जो है वो आर्गुमेंट्स को बताएगा, ठीक है, और स्पॉटिंग डिटेल आपके साथ प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप उसके कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो आपको जब, क्योंकि जब आप एक दफा एक चीज को पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको ज्यादा देर तक समझ नहीं आती कि ये पता नहीं किस चीज के बारे में बात कर रहा। तो जब आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ लेते हो, तो उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे होते हो ना, तो जब आप दूसरी दफा कर रहे होते हो ना, तो आप उस पर आपको फुली ग्रिप आ जाती है, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग इसमें जरूर करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, इसमें सेकंड रीडिंग को ओमिट मत करना। अच्छा, अगली बात है मैं कि जो कुछ, चूंकि ये बात स्टार्ट पर भी हो चुकी है कि कुछ रस्सी के अंदर, कुछ पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने मिलते हैं, जो कि आपकी अटेंशन को गेन करते हैं, ठीक है। आप बार बार उसी जगह पर जाकर फंस जाते हो कि ये क्या कहा होगा, ये क्या कहा होगा। तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं है कि वो वर्ड क्या कहना चाह रहा है, उसके एक्सप्रेशन से भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आपने, आपका बेसिक काम क्या है वहां पर कि आपका पैसेज ओवरऑल आपको क्या सेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब आप और मुख्तलिफ, जब आप मुख्तलिफ पार्ट्स को पढ़ रहे होते हो एक पैसेज के, तो आपको डिफरेंट छोटी छोटी आपको सेंसेस आपके माइंड में आ रही होती हैं, मतलब कि आपको उस पैराग्राफ की सेंस आना शुरू हो जाती है। लाइक अगर एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं, तो वहां पर मुझे एक वर्ड नहीं समझ आता, जैसे ये डिसीफर है, अब मुझे एकदम से हर बंदे को डिक्शनरी उसके जहन में तो नहीं है ना, तो अब मुझे इसके वर्ड का मतलब नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने उससे अगले और उसके पिछले वर्ड का लेना, लाइक डिसीवर से पीछे क्या है कि वाइल्ड ट्राइंग, आगे क्या है
द मीनिंग ऑफ द अनफेमिलियर। तो अब थोड़ी सी बात समझ आ गई है कि हो सकता है ये कि उस चीज़ से मुतल्लिक हो कि जब आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को समझने की, तो डिसीवर बेसिकली समझ नहीं होता, ठीक है, जब आप ट्राई करते हो किसी चीज़ को समझने की। तो वाइल ट्राई टू डिसीफर द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड्स, तो कहते हैं कि ये चीज़ें कब आपको, जब आप एक वर्ड्स को, कोई ऐसे वर्ड्स जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हो, तो उसके लिए बेसिक चीज़ क्या होती है कि आप उससे पीछे और उससे आगे वाले वर्ड्स को देखो। जब आप उसके सराउंडिंग वर्ड्स को देख रहे होते हो ना, तो ये आपके अंदर कोई कॉन्टेक्चुअल क्लू छोड़ देता होता है, मीनिंग से रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड और उसके टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। आप एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है, कि टेक्स्ट आपसे क्या डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी और दूसरी टेक्स्ट की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो लेकिन आपने जब ओवरऑल इस तरह की रीडिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको समझ आ जा रही होती है कि आपका टेक्स्ट आपसे जो है ना वो क्या डिमांड कर रहा है। तो आपने बड़े बड़े अल्फाजों से जो है ना वो दूर ही रहना है, उससे देख के घबराना नहीं है। अगर नहीं आता तो कोशिश करो कि उससे अगली और पिछली वर्ड से उसकी सेंस ले लो, नहीं आता तो स्किप करके अगली वर्ड में चले जाओ, ताकि वो पिछला पिछला अगले जब सेंटेंस में जाओगे तो वो पिछले सेंटेंस की थोड़ी बहुत सेंस आपको आ जाएगी, तो आप उसको से फैमिलियर हो जाओगे। तो इससे घबराना नहीं है इसको देखकर। इंपॉर्टेंट नोट इसमें यह है कि ये एक बहुत एडवाइजेबल बात है कि आपने डिक्शनरी का यूज या थीसिस का वर्ड जो ना वो चीज यूज ही नहीं करनी। थिसॉरस को आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। थिसॉरस होता है बेसिकली एक बुक जो जिसके अंदर मतलब एक लिस्ट होती है, लिस्टें होती हैं काफी ज्यादा, जिसमें वर्ड्स को, ग्रुप के सिनोनिम्स को और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को बताया गया। तो आपने उसको या डिक्शनरी को ढूंढने नहीं लग पड़ना जब आप प्रेसी की जो आप उसकी प्रेसी को लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। बेसिकली जब आप ऐसे कर रहे होते हो ना, तो ये चीजें मतलब कि इसको कोशिश नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो ये आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को, आपके कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस को, आपकी मेंटेलिटी को, माइंड को डेवलप कर रहा होता है। तो दिस इज अ गुड ट्रेनिंग, ठीक है, कि आप इसको किस तरह जो ना वो एग्जामिन कर रहे हो एक टेक्स्ट को। तो जहां पर आपको आपके पास मतलब एक डिक्शनरी प्रोवाइड नहीं है, आपको डिक्शनरी नहीं दे रही, तो उसके अलावा भी आप जो है ना वो टेक्स्ट को लेके चल रहे होते हो। तो बेसिकली ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ही हो गई ना बेसिकली, कि आपका रीडर ही आपको बताएगा कि टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखनी है कि उसमें डिक्शनरी आपको तो वैसे भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, और अगर आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिक्शनरी का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। आप उससे अगले पिछले वर्ड से, अगले पिछले सेंटेंसेस से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। अच्छा, जो अगली बात है ना, तो हमने पैराग्राफ को पढ़ना होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप एक किसी भी पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हो, ठीक है, जब एक कोई भी पैराग्राफ है वो अंडरस्टूड होता है उसकी रीडिंग टेक्स्ट से, कि आप उसको फॉरवर्ड भी पढ़ते हो और बैकवर्ड भी पढ़ते हो। जैसे एक सेंटेंस होता है ना, ठीक है, आप उसको वो दूसरे सेंटेंस से जरूर लिंकिंग सेंटेंस होता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कोई सेंटेंस कभी भी एक अपना कंप्लीट मीनिंग आइसोलेशन में शो नहीं कर रहा होता, उसको अगले सेंटेंस और पिछले सेंटेंस की हेल्प की जरूरत होती है, तो वो शो कर रहा होता है कि बेसिकली राइटर इसमें क्या कहना चाह रहा होता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस कभी भी एक सिंगल मतलब सेंस क्रिएट नहीं कर रहा होता। तो हमें अगर एक सेंटेंस हमारे सामने आ भी गया है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने उसके साथ रेसल नहीं करनी, ठीक है। हमने उसके साथ रेसलिंग नहीं करनी कि भाई उसके साथ फाइट कर रही है, हमने ढूंढ के ही रहना, ढूंढ के ही रहना, उसको छोड़ो, उसको लोन छोड़ दो, ठीक है। कम बैक, फिर उसके बाद जो ना वो कम फॉरवर्ड, ठीक है, और उसको रेस्ट ऑफ जो पैसेज है ना उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको एक पैराग्राफ या एक लाइन ऐसी है जिसकी समझ नहीं आ रही, तो आपने उसी लाइन को घसीटते नहीं रहना, उसके आगे और पीछे वाली लाइन आपको बता देगी कि इसमें क्या लिखा होगा, ठीक है, वो आपको कुछ हद तक सेंस उसकी दे देगी। तो जब आप प्रेसी कर रहे होते हो और ऐसे लिख रहे होते हो, तो हमें कुछ भी इडियम्स की जरूरत नहीं होती, फिगर ऑफ स्पीच की मतलब सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। हमें फ्रेजल फ्रेजेस वगैरह यूज करने की अपने पैसेज के अंदर जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और ये एक आपके पैराग्राफ को ऐसी वर्थ दे देगा जिसमें आप, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आपने डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करने, तो ये इडियम्स और फिगर ऑफ स्पीचेस फिगर ऑफ स्पीचेस मेटाफर सिमिली होती हैं, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये चीजें मतलब कि बात कुछ और हो रही होती है, तो उसका असल मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। तो मतलब कोई जिस तरह जो है ना वो एक जॉफ्री चौसर की एक बुक है, टेल्स हैं उसके, मतलब 12 टेल्स हैं शायद, इस तरह की है कोई। तो उसमें वो एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को बोल रहा होता है कि हिज फेस लाइक अ फर्नेस, मतलब उसके फेस पर ना
पिंपल्स बने होते हैं, रेड रेड फेस होता है उसका, तो वो उसको बोल रहा है कि ये फर्नेस है। फर्नेस कहते हैं भट्टी को जिसमें आग जलाई जाती है, वो लाल लाल हो जाती है ना। तो इस तरह आपने सिमिली और मेटाफर्स वगैरह का इसमें भी इस्तेमाल नहीं करना, आपने फ्रेजेस को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आगे है डोंट यूज अननेसेसरी एक्सप्रेशन। हमने इससे भी बचना होता है, ठीक है, कि हमने फजूल की चीज़ें इसमें नहीं लिखनी। अगर कोई राइटर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख गया है तो आपने नहीं बताना, ठीक है। आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि अपनी प्रेसी के अंदर आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखें कि अकॉर्डिंग टू द राइटर या इन द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं कि वो तो प्रेसी लिख के चला गया है, ठीक है, उसने तो उसकी अपनी प्रेसी लिखी है, तो आपके पास इतना स्पेयर टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है कि आप ये चीज़ें मेंशन करो, क्योंकि ये चीज़ें वाज़ह तौर पर वैसे ही पैराग्राफ के अंदर नज़र आ रही होती है। तो आपको ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू या अकॉर्डिंग टू द राइटर्स, ये चीज़ें आपने एक्सप्रेस नहीं करनी है अपनी राइटिंग के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें ऑटोबायोग्राफी के अंदर, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, जब वो मतलब ऑटोबायोग्राफिकल ये पीछे बात हो चुकी है कि ये फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया होता है, मतलब राइटर अपना नेम इसमें के अंदर मेंशन करता है या आई का वर्ड यूज करता है। तो ये तो मतलब कि ये चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो इसमें अपना ओपिनियन, मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें अपना ओपिनियन हमने नहीं देना। अगली बातें ये हमने पीछे की हुई है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें हमने शॉर्ट सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना, सिंपल सेंटेंस को इस्तेमाल करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ हमने, डिफिकल्ट सेंटेंसेस की तरफ हमने नहीं जाना, क्योंकि ये आपके एग्जामिनर के लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट क्रिएट करता है और उसके लिए भी इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए तो होता ही होता है, उसके लिए भी इसको समझना मुश्किल हो जाता होता है। तो आपने प्रेसी के अंदर सिंपल और करेक्ट, अच्छा सिंपल तो करनी करनी, इसमें करेक्ट भी होने चाहिए। ये नहीं है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो रहा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब है, आपकी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। पैसे के अंदर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो नेवर ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद योर वोकेबलरी, ठीक है, कि आप बड़ी बड़ी वर्ड्स यूज कर रहे हो। जिस तरह हम, ये अगला पॉइंट है डोंट यूज अननेसेसरी सिनोनिम्स। तो हमने गैर ज़रूरी जो सिनोनिम्स है ना, वो उसको इस्तेमाल नहीं करना। डिफरेंट सिनोनिम्स होते हैं जो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज हो रहे होते हैं, जो कि बड़े अननेसेसरी होते हैं, और उसको आप उठा के, उसकी सेंस कुछ और होती है ओरिजिनल वर्ड के साथ, तो आप उठा के उधर लगा देते होते हो। भाई जो ओरिजिनल वर्ड है ना, वो सिंपल वर्ड में भी आ रहा है, सिंपल सिनोनिम उसका आ रहा है, वही लगाओ। अपनी तरफ से कोई बड़ा बड़े अल्फाज मत लगाओ, ठीक है। और ये एक मतलब कि ईच वर्ड इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एंड कैन नॉट बी, जो अब ये देखे ना, हर वर्ड जो है ना वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूटेड बाय द सिनोनिम इन अ मैकेनिकल वे के अंदर हमने किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। हमने यहाँ पर, अगर तो आपको जरूरत पड़ गई है कि आप लिंकिंग वर्ड यूज करो, दस हुएवर मोरएवर हैंस, तो बट इस तरह के एडिशनल आप अगर इस्तेमाल करो, तो ये तब होते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि यार इसके अलावा मेरा सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा, मेरी थॉट कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये तब आप यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे वैसे अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक आपके पैसेज को एक मीनिंगफुल जो है ना वो थॉट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो ज़्यादातर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी बुरी बात है, ठीक है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आदत हो जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि वो जब लिंकिंग वर्ड के बावजूद वो लिख ही नहीं सकते, तो सारा का सारा पैराग्राफ लिंकिंग वर्ड के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सेंटेंसेस के अंदर रैंडमली तौर पर वो इसको बना रहे होते हैं, मतलब ये एक तो ना रैंडमली तौर पर, लाइक एक पैराग्राफ के अंदर दो तीन आ गए तो इट्स मोर देन इनफ। तो अगर आप हर लाइन के अंदर लिंकिंग वर्ड यूज कर रहे हो, हर लाइन के अंदर लिंकिंग वर्ड यूज कर रहे हो, तो ये मीनिंगलेस और इवन कि आपका टेक्स्ट absurd दिखाई देता है। ये बात हमने पहले भी की है। अच्छा, आ गया डोंट रिपीट आइडियाज। याद रखिएगा, इसमें रेपिटेशन ऑफ आइडियाज जो है ना वो एक कार्डिनल सेंस होती है, मतलब एक बहुत ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल सीन होता है, गुना होता है, ठीक है। आप ये समझ लें एक प्रेसी के अंदर कि आप एक ही आइडिया को, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे होती हैं। तो रेपिटेशन यहाँ पर अवॉइड होती है कि आपने वर्ड को, जो वर्ड के एक्सप्रेशन है उसको आपने बार बार नहीं, एक ही वर्ड नहीं लिखना, एक ही वर्ड को बार बार नहीं लिखना, ठीक है। आपने अपने वर्ड को चेंज करें, सिनोनिम चेंज करें, उसका मिलता जुलता सिनोनिम लगाएं। हाँ, लेकिन जो है ना वो कीवर्ड्स आपके जो हैं वो रिपीट आ सकते हैं बेतहाशा दफ़ा, जितनी दफ़ा भी लिखे तो वो आप लिखे। लाइक एक एग्जांपल यहाँ पर कोट की गई है, लाइक एक पैराग्राफ है वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, तो लफ्ज़ एजुकेशन जो है वो
आप अगेन एंड अगेन अपने वर्ड के अंदर, अपने पैसेज के अंदर यूज कर सकते हो, नो वरी, इसमें कोई हार्म भी नहीं है। लेकिन इसको रिप्लेस नहीं करना। लाइक एजुकेशन एंड पेडागोजी के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ, टीचिंग, नॉलेज और स्कूलिंग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, लेकिन वो भाई बहुत अपसर्ड दिखाई देता है। ऐसा आपने कभी नहीं करना। ये इसका कीवर्ड है एजुकेशन, तो आप एजुकेशन ही रहने देंगे। हाँ, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि कुछ लॉन्ग पैराग्राफ्स होती हैं, हम उनको अब कैसे लें। तो ये बहुत रेयर केस है। तो मतलब लोग तो मोस्टली कर लेते होते हैं, लेकिन चांसेस भी होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, और वाकई कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनको आपने कंसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें। तो अगर इस तरह की कोई इस तरह का केस आपके सामने आ जाता है जिसमें, तो इसमें आप ऐसा करें कि उसके ओवरऑल सेंस को ले। पहले तो क्योंकि सवाल ही यही है कि इतने ज़्यादा पैराग्राफ होते हैं तो ओवरऑल सेंस किस तरह ली जाए। तो भाई उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 से 4 पार्ट आप उसके बना लें, और हर पार्ट के आइडिया को, उसके एक्सप्रेस्ड आइडिया को आप हर दूसरे पार्ट के साथ रिलेट करते जाएं। जब आप पार्ट में डिवाइड कर दें, उसको एनालिसिस करें हर पार्ट का अलग से, और एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ लिंक करें। ठीक है, जोड़ने की कोशिश करें कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके थीम जो होंगे ना वो सेम निकल आएंगे। तो फिर इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। ठीक है, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इतना लंबी पैराग्राफ्स होती हैं। आप एक प्रेसी को उठा के देख लें, मतलब उसके अंदर 250 मतलब 500, 550, 600 वर्ड्स की भी होती है, और आपको वर्ड लिमिट दी होती है आपको 200। ठीक है, और आप 220 तक भी लिख रहे हो, 225 तक भी लिख रहे हो। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त है। ठीक है, आप क्योंकि आप जब प्रेसी कर लेते हो तो टाइटल से ऊपर आपने टोटल वर्ड भी लिखने होते हैं, और मतलब कि आपकी प्रेसी में इतने टोटल वर्ड थे, और आपने कितने वर्ड की प्रेसी लिखी है जो नीट ड्राफ्ट के अंदर लिखी है, आप उसकी भी इंफॉर्मेशन देते हो कि भाई मैंने इतने वर्ड्स की लिखी है। 200 की आपको इजाज़त है तो आप 210-20 तक लिख सकते हो, इट्स मतलब इट्स इनफ। तो आप इतने काफ़ी हैं। अब कुछ कैंडिडेट ये जो है वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि जनाब हमने प्रेसी को अपने वर्ड के अंदर लिखना होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने उसमें रिलीजियसली होकर ये नहीं सोचना होता कि आपके जो पैराग्राफ में है वही आपने लिखना। भाई ये एक फॉरबिडन फ्रूट है। ठीक है, फॉरबिडन फ्रूट है भाई, इसको आपने नहीं लिखना। ठीक है, जो आपके पैराग्राफ में लिखा गया आप वो लाइंस उठाकर नहीं करेंगे। लाइक ये आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ ही है, जो डिवाइड लॉन्ग पैराग्राफ है, कितना पैराग्राफ है। ठीक है, कुछ 7-10 लाइनों का है। तो मैं इसमें पहली लाइन को उठा लूँ, दरमियान से एक को उठा लूँ, एक लास्ट पर उठा लूँ, तो मैं कहूँगा होगी प्रेसी। बिल्कुल, ये पैसेज की लाइन है, ये पैराग्राफ्स की लाइन है, हम इनको नहीं उठा सकते। ये फॉरबिडन ट्री है, फॉरबिडन फ्रूट है। फॉरबिडन फ्रूट का वर्ड मतलब पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है फॉरबिडन फ्रूट। ठीक है, ये हजरत आदम और अम्मा हवा के लिए था, कि मतलब कि आपको उस फ्रूट को खाने के लिए मना किया गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उधर से ये वर्ड का एक्सप्रेशन लिया गया कि फॉरबिडन फ्रूट। तो ये भाई आपको मना है। आपने आपने उधर से लाइंस वर्ड्स नहीं उठाने, आपने अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन उससे मिलता जुलता हो। ये ना हो कि राइटर ने कुछ और लिखा अपने अल्फाज में लिख के, तो आप उसने बात लाहौर की और आप पहुंच गुजरांवाला जाएं। ऐसा भी आपने नहीं करना, आपने लाहौर में ही रहना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने भाई प्रेसी किस तरह लिखनी थी। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपने प्रेसी लिख रही है ना, तो आपका राइटर या आपका एग्जामिनर जो आपको पेपर चेक कर रहा है वो आपसे क्या डिमांड करता है, मैं उसका दिमाग भी आपको बता देता हूँ। तो जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जब वो प्रेसी चेक कर रहा होता है, तो वहाँ पर वो कुछ पॉइंट्स ये मैं बता रहा हूँ जो आपकी गुड स्कोरिंग के लिए है, कि आप अगर इसको फॉलो करते हैं ना जो पीछे बताए हैं, तो उसको क्या मतलब कि क्या उसका जो आपको फ्रूट मिल सकता है। तो अगर वो सारे फैक्ट्स आपने जहन में रख लिए हैं ना, वो सारे रूल्स आपने जहन में रख लिए हैं, तो आपके राइटर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो पूरी हो जाएगी। उससे एक्सपेक्टेशन क्या है वो हम जानते हैं। पहली ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपने प्रेसी लिख ली है ना, उसके सामने चली गई है ना, तो वो देखेगा कि प्रेसी जो है ना वो शुड बी लूसिड, कि प्रेसी जो है वो वाजिया तौर पर इजीली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। तो इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी और कोई एक्सप्रेशन है या नहीं है, वो पहले ये चीज़ चेक करेगा। तो इसमें आपने नहीं देना। दूसरा करेक्टेडनेस। ठीक है, करेक्टनेस वो देखेगा, वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि इसने सारे फैक्ट्स एंड फिगर करेक्ट लिखे हैं या नहीं है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, इसके स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, इसके जो वर्ड्स हैं वो दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक कर रहे हैं या नहीं, वो सारे करेक्ट हैं या नहीं है। कि ठीक है, वो स्ट्रक्चर को देखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक को देखेगा। अगर तो ये चीज़ें हैं, यकीन मानो कि वो आपका पूरी प्रेसी को स्पॉइल कर देंगी, तबाह करके रख देगी। ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एबिलिटी। ठीक है, किसी भी मतलब के फैक्ट को बताने की एबिलिटी क्या है।
ऑब्जेक्टिविटी है उसके अंदर, ये नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी में आपने अपनी पर्सनल बाइस होकर बात नहीं करनी, मैंने कहा आपने पर्सनल अपनी फीलिंग को आपने नहीं बताना, आप अनकलर्ड होंगे भाई, उसमें अपनी ओपिनियन और अपनी बायसनेस को आपने शो करवाना ही नहीं है। अगली वो आपसे डिमांड करता है कि जो हमने प्रेसी लिखी है उसके अंदर कोहेरेंस हो। कोहेरेंस किस तरह आती है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर इंटरकनेक्टेड है, लॉजिकल है, हमारे आइडियाज़ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक पैराग्राफ का मतलब एक लाइन का आइडिया दूसरी लाइन के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरह का हमने वर्क को जनरेट करना है जब हम प्रेसी कर रही होती है। तो जो आइडिया हम प्रेजेंट करते हैं प्रेसी के अंदर, उसके अंदर लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका सारा इंटर रिलेटेड हो, तो कोहेरेंस का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे आइडियाज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होते, ठीक है, ये लिंक कर रहे होते हैं दूसरे वर्ड के साथ, तो हमने इस तरह जो है ना वो कोहेरेंस क्रिएट करनी है, ठीक है। अगली बात है कंप्लीटनेस। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि कंप्लीटनेस में आपका राइटर ये देख रहा होता है कि इस प्रेसी करने वाले बच्चे ने सारे फैक्ट्स डाले हैं या नहीं डाले, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट आइडिया शुड बी ओमिटेड। जो देखेगा कि जो आपने सारे उसके जो कीवर्ड्स थे उससे रिलेटेड और इधर उधर की सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसने डिस्कस किए हैं, जो इंसिडेंट उसने पैसेज के अंदर जिक्र किया है, आपने वो सारे पैसेज लिखे हैं या नहीं लिखे, ये कंप्लीटनेस है, ठीक है। वो देखेगा कि इसने ये काम किया या नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस होती है कि राइटर के लिए ना वो ये देखता है कि इस बच्चे ने वो लिखा है जो ज़रूरी था, और जो ज़रूरी नहीं था क्या उसको इसने ख़त्म किया या नहीं किया, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए, कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने अननेसेसरी डिटेल को निकाल देना, आपने लंबी लंबी जो है ना वो बातों को निकाल के ना एक वाइडिंग एक्सप्रेशन के अंदर आपने लिखना होता है, उसको आप वाइंड अप कर देना होता है। तो आपने कंक्लूड करना होता है, ठीक है, और इंक्लूड करनी होती है, आपने रेलिवेंट मटेरियल से रिलेटेड आपने बाहर नहीं जाना, उससे बाहर नहीं जाना, आपने रेलिवेंट मटेरियल लिखना है। आपने अवॉइड कर देनी है अननेसेसरी रेपिटेशन जितनी भी होती है, ठीक है, जिसमें एक बंदे का नाम आ रहा है तो आप बंदे का नाम ही नहीं लिखते जाएंगे, या एक ऐसी चीज़ें आएगी मतलब कि एक सेंटेंस एक बार बार यूज़ हुआ तो आप उसी सेंटेंस को, इस रेपिटेशन से आपने बच के रहना। तो ये चीज़ें आपकी एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है जब वो आपकी प्रेसी को चेक कर रहा होता है। होपफुली ये 30 मिनट की वीडियो बनी है, इसमें आपको उसके रूल्स बेसिकली समझ आएगी, इससे बाहर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख लिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली के नो यू अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। आप प्रेसी की प्रैक्टिस से पहले तो हम इंशाल्लाह 2 से 3 पैराग्राफ की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई है। इफ़ यू अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, एंड शेयर एज वेल विद योर पेयर्स।